नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। लैंड एक्विजिशन को लेकर हमने 2-3 वीडियो बनाए और आपने देखा, आपने समझा, बेसिक लॉ को समझा और आपके लगातार हमको कॉल्स आ रहे हैं कि जो लैंड एक्विजिशन है, लैंड एक्विजिशन में हमें जो दिक्कतें आ रही हैं उनमें क्या क्या और दिक्कतें हैं। क्योंकि हमने जो वीडियोस आपके सामने पेश किए थे वो नए और पुराने एक्ट के बीच में हमने आपको बताया था, लेकिन आपके लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लिए आया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी का डिफरेंस करके जो अथॉरिटी पैसा दे रही थी, मुआवजा दे रही थी, वो एक बड़ा लिटिगेशन चला। हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुना गया, फिर दूसरी हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुना गया, आपस के कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आए। इसके बाद वो फुल बेंच को गया और फुल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया है और पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट एसजी हसनैन साहब जुड़ गए हैं। 40 साल का एक बड़ा अनुभव उनके साथ है। दर्जनों कॉन्स्टिट्यूशन के मामले कर चुके हैं, लैंड एक्विजिशन के बड़े मामले किए हैं और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या है, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो व्यवस्था आप चला रहे हैं वो गलत है। तो हसनैन साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी की डिफरेंस क्या था? क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये नहीं चलेगा? इसका सीधा सीधा मतलब यह है, जो बाप दादा के वक्त से जो लोग वहां लगातार रह रहे हैं, ओरिजिनल टेन्योर होल्डर उसमें है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है बाप दादा और एक लंबे अरसे से, वो पुश्तैनी। और गैर पुश्तैनी जो कहते हैं बीच में किसी और गांव में रहते थे और वहां आकर उन्होंने लैंड खरीद लिया, वो कहते हैं गैर पुश्तैनी। तो इसलिए डिफरेंशिएट किया उन्होंने पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी करके, जिसको कि माधुरी श्रीवास्तव के केस में कहा वैलिड पॉलिसी है, लेजिस्लेशन है और कर सकती है नोएडा अथॉरिटी इन फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन पेमेंट के सिलसिले में। ठीक है। जो कि दूसरी बेंच ने डिसएग्री किया और फुल बेंच को रेफर कर, लार्जर बेंच को। तो लार्जर बेंच ने माधुरी श्रीवास्तव के केस को वैलिड को कहा करेक्ट लॉ लेट डाउन है और आर्टिकल 14 को हिट नहीं करता है, वायलेट नहीं करता है। ये क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, मुआवजा देने के लिए लैंड ओनर को दो पार्ट में जो डिवाइड किया, पुश्तैनी गैर पुश्तैनी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना कहते आर्टिकल 14 के खिलाफ आर्बिट्रेरी भी नहीं। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका एसएलपी फाइल हुई अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ फुल बेंच। अब आफ्टर लेंथ ऑफ हियरिंग कोर्ट ने, इसमें मैं भी एज ए सीनियर एडवोकेट अपीयर कर रहा था अनूप सिंह के केस में, जो सेकंड पिटीशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कहते फुल बेंच का जजमेंट है वो आर्टिकल, और माधुरी श्रीवास्तव का केस, वो आर्टिकल 14 को हिट करता है, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और आर्बिट्री है। लैंड को पुश्तैनी गैर पुश्तैनी में क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन। सेक्शन 23 लैंड एक्विजिशन एक्ट साफ लैंड एंड ओनर के बीच मामला है। वंस लैंड इज एक्वायर्ड देन पुश्तैनी गैर पुश्तैनी, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस रेजोल्यूशन को अप्रूव भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसएग्री हुई और कहा ये आर्बिट्री है, ये नहीं कर सकते। कंपनसेशन सेक्शन 23 में एक ही तरीके का दिया जाएगा। और सीधे तौर पर हसनैन साहब जी, सीधे तौर पर जो 1997 की व्यवस्था थी जिसमें उत्तर प्रदेश लैंड एक्विजिशन रूल्स थे, उसमें एक तरह की व्यवस्था बनाई गई जहां इसमें पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी को डिफरेंशिएट किया गया और पुश्तैनी को ज्यादा मुआवजा दिया गया बशर्ते कि गैर पुश्तैनी। अब गैर पुश्तैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निश्चित रूप से फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप
गैर बराबरी नहीं कर सकते हैं। Am I right, sir? जी जी, बिल्कुल सही कहते हैं, आप कह रहे हैं, क्योंकि 97 का जो रूल है जिसके जरिए पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का मामला पॉलिसी बनाई और उन्होंने नियम बनाए, वो एक तरीके से नहीं कर सकते थे कि मेन एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। सेक्शन 23 के स्कोप के बियॉन्ड एम एंड ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते थे। तो फ्रेमिंग ऑफ रूल 97 जो था पुश्तैनी गैर पुश्तैनी, वो कहते पूरी तरीके से आर्बिट्री था और कंपनसेशन के मामले में आप लैंड ओनर को दो क्लास में नहीं बांट सकते हैं। Correct. जो प्राविधान दिया है सेक्शन 23 में, उसी के हिसाब से आपको कंपनसेशन देना हो। ठीक है हसनैन साहब, मुझे ये बताइए, गैर पुश्तैनी ये उत्तर प्रदेश में ही यूपी लैंड एक्विजिशन रूल की व्यवस्था थी या देश भर में कहीं पर इस तरह अथॉरिटी ने लागू कर रखा था? देखिए, ये कहते पुश्तैनी गैर पुश्तैनी टाइम टू टाइम वेरियस स्टेट में जहां जैसी कंटीजेंसी होती है उस हिसाब से करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि एक ही विलेज के लैंड को आप क्लासिफाई कर दीजिए, कंपनसेशन के लिए दो क्लास बना दीजिए, वो नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है जो हसनैन साहब कह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट ये है कि केवल, हालांकि ये मुद्दा यूपी लैंड एक्विजिशन रूल के तहत था, लेकिन हसनैन साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जहां भी लैंड एक्विजिशन का आप कंपनसेशन दे रहे हैं वहां अथॉरिटी किसी भी आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी लिखा कि अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ ना कुछ इंपीरियल रूल आपको देना पड़ेगा कि आप क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन अंडर आर्टिकल 40 होना चाहिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा कहते हैं ये जजमेंट अपने आप में किसानों को बहुत बड़ी राहत जी, क्योंकि आप जानते हैं ये एनसीआर का एरिया है और बहुत थोड़े पैसे में एक्वायर कर लेते हैं, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी आज की तारीख में एट द टाइम ऑफ जब भी एक्विजिशन हुई है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस वक्त की देने जो दिया जाता है वो बहुत ही कम रहता है। और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते लड़ते किसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो इनिशियल स्टेज पे नहीं मिल पाता है। मान लिया हाई कोर्ट में गए, 10 साल बाद हाई कोर्ट हुए, तब तक उनका जो पारिवारिक, चूंकि एग्रीकल्चर ही सोर्स ऑफ इनकम और लैंड नहीं जाए तो वो बड़े कठिनाई के दौर से गुजरते हैं। और मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि अच्छे वकील करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। करेक्ट। लेकिन बहुत से वकील मिल जाते हैं जो कहते हैं उनकी परेशानी को कंसीडर करते हुए मुकदमा करते हैं और करने के बाद कामयाब भी होते हैं। मैं दो बात हसनैन साहब आपसे बात करूंगा, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। एक तो 1894 का कानून है, पुराना कानून था, आपने कहा रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट और तमाम चीजें होंगी, बेहतर व्यवस्था होगी, लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को खत्म कर दिया, हाई कोर्ट को ले आए। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जल्द से जल्द कंपनसेशन मिले, जल्द से जल्द रिहेबिलिटेशन मिले। आप जिस बात पे कह रहे हैं, आज उसके पास 5 बीघा खेत है, उसकी कीमत हो सकता है 50 लाख रुपए हो, सड़क के किनारे की जमीन हो, 50 लाख कीमत हो, लेकिन आज उस किसान के पास बीज डालने को नहीं है, तो लिटिगेशन क्या करेगा? और 10 साल में फैसला नहीं आ रहा है। हसनैन साहब, ये प्रैक्टिकल है। देखिए क्या है कि ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए 1984 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था लैंड एक्विजिशन एक्ट में, 84 में। तो अमेंडमेंट में किसानों को बड़ी भारी राहत दी गई थी उस वक्त। एक तो जो भी कंपनसेशन डिटरमिन होगा उस वक्त के मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसमें 12% एडिशनल मार्केट वैल्यू 23(1)(a) का प्रोविजन लाया गया। करेक्ट। उसके अलावा सेक्शन 23 सब क्लास 2 में 30% सोल्यूशन करते हैं इंस्टेड ऑफ 15%। इसके अलावा सेक्शन 28 में भी अमेंडमेंट लाकर 9% इंटरेस्ट 1 ईयर, देयर आफ्टर 15%, जो बहुत अच्छा।
इत्तेफाक से इनको जो अब फ्रेश कहते सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा जो जजमेंट है उसके हिसाब से 12% एडिशनल मार्केट वैल्यू भी मिलेगी। दूसरे 23 में जो बचे हुए कंपनसेशन है उसका 30% मिलेगा। इसके अलावा 15% 9% 1 ईयर जो रेस्ट अमाउंट अब इस केस के हिसाब से, और देयर आफ्टर 15% एक हैंडसम पैसा मिलेगा उनको, कुछ न कुछ एक बड़ी राहत किसानों को इस फैसले से। मैं आई अप्रिशिएट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर जजमेंट है, खास तौर से एनसीआर से लगे हुए किसानों को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, और ये ठीक है। कंपनसेशन के निर्धारण में इतना समय लगने का क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? और मैं आपको हसनैन साहब बता दूं, देश भर से कॉल आ रही है, देश भर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोई शायद राज्य नहीं बचा है जहां का किसान ये ना कह रहा हो कि साहब कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। 100 रुपए की चीज में डीएम 10 रुपए डिसाइड कर रहा है। देखिए क्या है कि इतना कम कंपनसेशन देते हैं क्योंकि एक्विजिशन में सेक्शन 17 मतलब 4, 6, 17 कर दिया तो लैंड की तो पोजीशन सेक्शन 9 में ले लेंगे और वो बेदखल हो जाएंगे और वो लैंडलेस हो जाएंगे और लैंड ही उनके कहते रोटी रोजी का जरिया होता है। अब उसके बाद कहते एवार्ड में वो कलेक्टर को पावर है सेक्शन 11 में, तो उसमें काफी समय 2-3 साल कम से कम लगा देता और कलेक्टर जो है या स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बहुत समय ले लेते हैं। उसके बाद कहते फिर जो भी कंपनसेशन हुआ उसके अगेंस्ट कहते रेफरेंस अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2-4-5 साल लग जाता, उससे ज्यादा भी लग जाता। वो भी बहुत नहीं देख पाते, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट जजेस के यहाँ एविडेंस होते हुए भी कंपनसेशन इंक्रीज करने का उनको मिलना चाहिए। मान लिया 300 एविडेंस है, 300, 400, 500 की, लेकिन वो बीच का रास्ता निकालकर फैसला देते हैं क्योंकि पैसा का मामला रहता है और वो बड़ा नाप तोल के उनको चलना पड़ता है, डिस्पाइट की एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हो मैक्सिमम कंपनसेशन देने की, लेकिन उससे वंचित रह जाता है किसान। फिर हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में अपील एडमिट हो जाएगी और 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेगा अपील डिसाइड करने में। तो जो एक्चुअल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है बिफोर द कोर्ट, हाई कोर्ट से काफी रिलीफ मिलती है। तो क्या लेकिन हसनैन साहब आपको क्या प्रैक्टिकल लगता है, ब्यूरोक्रेसी खासकर डीएम कलेक्टर के लेवल पे एक उनको मानसिक दबाव रहता है कि किसानों को ज्यादा पैसा चला जाए? देखिए क्या है, कोई भी सरकार हो वो कहते अपने रेवेन्यू को बचा के चलती है, किसी का कितना किसान का कितना नुकसान हो ये नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो। कभी कभी ये होता है जो अब एक्विजिशंस हो रही हैं, किसानों को ला के कमरे में बंद करके और एग्रीमेंट पे साइन करा दिए जाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, वेरी सैड टू से कि कर देने के बाद ये कहा जाता है कि अब आप तो कहीं जाएंगे नहीं, ये पकड़िए और जाइए। तो एक लंबे अरसे की ये प्रक्रिया जो कंपनसेशन की है, सही तरीके से किसानों की रीढ़ टूट जाती है। पूरा परिवार एक तरीके से मतलब जिसको कि रिहेबिलिट करना चाहिए उसी पैसे से, वो धीरे धीरे 10, 15, 20 साल में वो पैसा आता है तो वो खाने खर्चे में ही खत्म। ठीक है, सीनियर एडवोकेट एसजी हसनैन साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो बात आपने कही वो बहुत से हजारों की तरह संख्या में हमको प्रश्न आ रहे हैं और वो कहते हैं कि साहब निर्धारण बहुत कम है, आज उनके पास जमीन का एक्विजिशन कर रहे हैं वो प्रोसेस, उनको ये लगता है कि हम अगर आगे मुकदमाबाजी भी करेंगे तो हमको उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्या वो सबसे पहले पूछते हैं कि ये जो कम निर्धारण किया है इन्होंने, 100 रुपए की कीमत और निर्धारण 10 रुपए कर दिया है, तो क्या हमको उठा लेना चाहिए? और सवाल ये है कि अगर उठा लेना चाहिए तो जो एग्रीमेंट होगा राज्य सरकार के साथ, जो कलेक्टर कराएगा, वो उनको आगे जाने से रोकता है। इस अवस्था में आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, मेरा अपना ये कहना है कि ये व्यवस्था बिल्कुल सरकार का आर्बिट्री है और कहते चूंकि जो कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए, जो अदालत के जरिए मिल जाता है, वो कहते एग्जीक्यूटिव या कहते कलेक्टर या सरकार की जो व्यवस्था होती है कंपनसेशन, उससे नहीं मिलता। आज भी कहते डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अगर मैटर जाता है तो हो सकता है पूरी तरीके से इंक्रीज ना हो कंपनसेशन, जो भी एविडेंस है, लेकिन हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते उनको काफी राहत मिलती है। लेकिन इतनी देर हो चुकी है जिससे कि वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, पूरी फैमिली का सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, वो पैसा खाने खर्चे में ही खर्च हो जाता है। अगर टाइम से पैसा मिल जाए 2 साल 1 साल या 3 साल के अंदर, तो नई जमीन ले सकते हैं, उससे कारोबार कर सकते हैं, अपने परिवार को रिहेबिलिट कर सकते हैं। तो व्यवस्था में कमी है और कानून भी अच्छा है, हर चीज का प्रोविजन आ जाता है, लेकिन उस प्रोविजन में कितने दिन में ये तय होगा ये नहीं पता चलता है। अब जैसे सेक्शन 11A फॉर अवार्डिंग कंपनसेशन है, अगर 1 साल के अंदर के कहते हैं आपने अवार्ड नहीं किया तो वो लैप्स माना जाता है, वो की एक्विजिशन लैप्स हो जाएगी। लेकिन क्या कहते हैं इस तरीके की व्यवस्था ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसका भी बेनिफिट किसान नहीं ले पाता है, कभी कभी उसको लीगल एडवाइस प्रॉपर नहीं मिलती है, हम लोगों की तरफ से भी कहीं कमी हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जब डिस्ट्रिक्ट जज में के यहाँ जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं या मैटर इवन कंपोजिशन के मैटर में सुप्रीम कोर्ट तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाती है, क्योंकि उनको पैसे की कमी है नहीं और पैसा देना नहीं चाहते, वो सारे पैसे इधर उधर में खर्च कर देते हैं, लेकिन किसान का जो उचित मुआवजा है उसका पेमेंट करने में बड़ी कोताही करते हैं। आप लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के यहाँ भी अगर आपका कंपनसेशन सब जगह से सेटल भी हो गया है तो टाइम आप रोज डेट पे डेट लगती रहेगी, किसी न किसी बहाने साल 2 साल 3 साल 4 साल एग्जीक्यूशन में भी लग जाता है, जो कि सब जगह से सेटल होने के बावजूद। तो वेरी सैड अफेयर है कि किसानों की जमीन ले लिया जाए और क्या कहते हैं उनको समय पर उचित मुआवजा ना मिले। हसनैन साहब, मुझे सीनियर एडवोकेट साहब एसजी हसनैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसजी हसनैन साहब, मुझे ये बताइए कि एक मान के चलिए हाइपोथेटिकल स्थिति में 1970-80 के दशक में लैंड एक्विजिशन हुआ है और वो जिस किसान का किया वो बेचारा अनपढ़ था, नहीं जानता था, कागज वो नहीं इकट्ठा कर पाया, आज उसकी संतान तैयार हुई, पढ़ी लिखी है, किसी तरह मेहनत करके वो डॉक्टर इंजीनियर टीचर हो गए, और आप अपनी उस 70 के दशक 80 के दशक की लैंड एक्विजिशन के मैटर को दोबारा से परस्यू करना चाहते हैं। आप बताओ सीनियर एडवोकेट, क्या सलाह देते हैं, कैसे परस्यू करें वो? देखिए, अगर पुराना एक्विजिशन है तो 1984 के अमेंडमेंट ने रीडिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन का जो सेक्शन 28A आया, जिसमें कि अगर कोई आप किसी अदालत में नहीं गए, आपने कंपनसेशन को चैलेंज नहीं किया और आप ही के नोटिफिकेशन से रिलेटेड जमीन का मुआवजा इंक्रीज हो गया हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट जज से, तो आप एक एप्लीकेशन उस जजमेंट को लगा के दे सकते हैं कलेक्टर को, ये कह के कि हमारा वही मुआवजा हमारा रीडिटरमिन करें ऑन द बेसिस ऑफ जो 20 साल या 30 साल पहले हुआ था एक्विजिशन, हम नहीं गए थे, लेकिन ये रीडिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 28A में है, उसको कहते हैं फिर से रीडिटर्मिन करके वही मुआवजा दीजिए। लेकिन सवाल ये होता है, ये डिले कंडोनेंस क्या हो सकता है? रीडिटर्मिनेशन जो है विद इन द 90 डेज फ्रॉम, मैं रीडिटर्मिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ जो ये 20 साल 30 साल का पीरियड है जिसमें वो अदालत के सामने नहीं गया था किसान और उसकी संतान जाना चाहती है, तो क्या ये जो डिले कंडोनेंस है वो हो जाएगा? नहीं, हाँ हो जाएगा। जो जजमेंट नया हुआ है उसी नोटिफिकेशन, उसके एडजेसेंट लैंड की उसी वक्त की एक्विजिशन, उसी नोटिफिकेशन की जो जजमेंट हुआ जिससे कि इंक्रीज हो गया
तो उस जजमेंट के 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन अगर आप देंगे कि हमको भी वही मुआवजा दिया जाए, तो 90 डेज का प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो आपको इनफ टाइम मिल जाता है और किसान जानते हैं। हसनैन साहब, मैं लास्ट में आपसे 2-3 मिनट चाहूंगा। आखिर क्यों सीनियर एडवोकेट साहब एसजी हसनैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसनैन साहब, मुझे ये बताइए, इतना अदालती प्रोसेस में टाइम क्यों लग रहा है? देखिए क्या है कि मुकदमे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हाई कोर्ट में जितने मुकदमे हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी होता है हमको प्रॉपर नहीं देते, तभी हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। अगर प्रॉपर उसी लेवल पे मिल जाए मुआवजा, उचित मुआवजा जो मिलना चाहिए, तो क्यों जाएगा किसान? अगर जाएगा भी तो उसी वक्त खारिज भी हो जाएगी उसकी पिटीशन। लेकिन चूंकि उचित मुआवजा सरकार नहीं देती है, उसके लिए वो जाते हैं और उसमें बहुत समय लग जाता है। तो आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जुडिशरी को ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव की तरह डीएम ने तहसीलदार से कहा कि ऑर्डर बना के लाओ, मुझे रिजेक्ट करना, ये करना है, सुनवाई किया और धीरे से लिख दिया रिजेक्ट करना है, तो वो बना के लाता। लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसको स्वयं सुनना पड़ता है, वकीलों को सारी नजीरें देखनी पड़ती है। ये नहीं है, वो आर्बिट्री मैनर में ये नहीं कह सकता कि हम ये रूलिंग नहीं देखेंगे, हम ये नहीं करेंगे। हाई कोर्ट तो समय लगता है। जो आज एक तरीके से पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है और कहा जा रहा है कि बहुत पेंडिंग है, तो पेंडिंग केसेस के कहते उसकी बुनियाद ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने जो चाहा कर दिया। भाई तो पक्षों को सुना जाएगा, सारे एविडेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, देखेगा तो फिर वो जजमेंट लिखाएगा। ये थोड़ी ना कि किसी को कहेगा जजमेंट लेकिन ग्राउंड रियलिटी, हसनैन साहब, ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट पर भी लोगों को विश्वास नहीं रह गया। अब केवल थोड़ा बहुत विश्वास है तो सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि वहां से डिस्पोजल जल्दी मिल रहा है। ये बहुत से किसानों ने हमसे कहा। देखिए मैं कहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, जनता को ये नहीं कि कंपनसेशन करते, अदालत पिछले एक लंबे अरसे से कम से कम 8-10 साल से साइलेंट हो गई है। जहां सरकार का मामला आता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वेरी सैड कि सरकारें मतलब आम जनता को नजरअंदाज कर रही है, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करती। अगर समझती भी है तो उसको साइड ट्रैक कर देती है, जिससे कि एग्जीक्यूटिव के डिसीजन सारे मैक्सिमम अपहेल्ड हो रहे हैं। और अदालत को जनता की पीड़ा को, चाहे जिस लॉ से रिलेटेड हो, अगर है, आज भी भरोसा अदालत पर है, डिस्ट्रिक्ट जज पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर, चूंकि उनको सबको सुन के आदेश देना पड़ता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में 60-65 केस लगते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं? एक हियरिंग के दिन एक पीस एविडेंस और सारे जजमेंट को एनालाइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर हम खड़े हो गए हाई कोर्ट में और कोई मैटर कहते 5-5, 10-10 मिनट में कुछ हो रहा है, फैसला देने के लिए हर फैसले को सामने रख के लॉ को और फैक्ट को, और 2-2, 4-400, 500-500 पेज की पिटीशन रहती है। ऐसे सरसरी निगाह में नहीं कि आप ये कर दीजिए, 10 IAS अफसर और 10 के कहते एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठे, उन लोगों ने आपस में डिस्कस करके कहीं लिख के लाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ। यहाँ तो जज को बहस सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद जजमेंट लिखाना पड़ता है, खुद जजमेंट डिलीवर करता है। बहुत मुश्किल काम है। निश्चित रूप से आपकी बात सही है, तथ्य आपसे सही है, और आप निश्चित रूप से अदालतों पे बोझा भी है, तो जज को बढ़ाना चाहिए। हसनैन साहब, हमारे पास समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी निश्चित रूप से परेशान होता है, क्योंकि डिलेड अगर है तो फिर वो जस्टिस किस तरह हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।